हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश वैद्युत से संबंधित होती हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम पूछी जाती हैं। जैसे वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं, या दहली आवृत्ति क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको, और दहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, ये तो हम लोग जानेंगे। साथ में ये भी जानते हैं कि जो प्रकाश वैद्युत परिभाषा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन गिरता जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो क्या प्रकाश के गिरने से ही क्या केवल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि और भी कोई मेथड है धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का? ठीक है ना। तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है, यानी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अलावा कौन से मेथड हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से निकालने के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के अलावा दो और मेथड हैं। ठीक है ना। तो सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तापायनिक। तापायनिक उत्सर्जन। और दूसरा होता है इसको कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। और एक और होता है जिसको डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो 3 प्रकार से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जा सकता है। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, और ये 3 प्रकार से संभव है। तो अब ये बात आती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता कैसे है। वो मेथड तो है ही, क्यों निकलता है और क्यों नहीं निकलता है, दो चीजें हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करते हैं परमाणु संरचना की, तो परमाणु संरचना में हमको पता है कि बीच में नाभिक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाओं में। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग परमाणु संख्या में अलग अलग होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धातुओं में ये अट्रैक्शन जो नाभिक पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है सब में, और अट्रैक्शन के कारण वो नाभिक से बंधा रहता है। लेकिन धातुओं में ये अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो साधारण ताप पर भी ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो नाभिक जो बचेगा उस पर टोटल धनावेश हो जाए बचेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ये वाला बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होता है, अंदर वाले नहीं फ्री होते, और नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आवेश होने के कारण। तो जो नाभिक हो गया उस पर जगह इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये धातुओं में साधारण ताप पर ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये फ्री घूमते हैं उस धातु के अंदर, और जिस परमाणु से अलग हुआ उस पर जो बचता है शेष परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो अलग होने के अलावा जो बचे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस बनता है। तो जो शेष भाग है परमाणु का उसको हम लोग कहते हैं धन आयन। उसको धन आयन कहा जाता है। इसका कोई भी बात कर रहे हैं धातुओं की, भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में पाए जाते हैं, तो धातुओं में इसका मतलब धनायन भी होते हैं, और धातुओं में धनायन कोई लोहे का टुकड़ा ले लें तो उस पर धनायन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, दोनों चीजें रहेंगी, इलेक्ट्रॉन और धनायन
ये सब रहते हैं किसी भी धातु के टुकड़े के अंदर। धातु टुकड़ा सब अंदर भरे हुए धनायन और ऋणायन सब है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, इसके अंदर घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे सतह पर आता है इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले जो धनायन उसको अट्रैक्ट करते हैं। जो ऊपर तो अट्रैक्शन को होता नहीं, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ही कोई धनायन नहीं है, सतह पर जैसे आया सतह पर आया तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो नीचे वाले धनायन होंगे उसको अट्रैक्शन करेंगे, तो ये सतह को छोड़ करके बाहर निकल पाते हैं। अब बाहर अगर निकालना है इलेक्ट्रॉनों को तो इसका मतलब है कि इनको इस चार दीवारी के बंधन से मुक्त करना है, तो इसका मतलब उसको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल पाएंगे। तो जो ऊर्जा देने का जो प्रोसेस है वो 3 प्रकार से होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अलग होने का मतलब, जैसे अगर किसी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक है ना, इसको निकालना है तो ऐसे तो निकलेंगे, क्योंकि इसके धनायन जो इसको अटैक किए हुए, तो बाहर से कुछ ऊर्जा दी जाए जो इस बंधन से मुक्त हो पाए, ठीक है ना। धनायनों के अट्रैक्शन फोर्स से मुक्त होंगे तभी ये बाहर आएंगे। तो अतिरिक्त ऊर्जा कैसे दी जाएगी? एक तरीका है कि धातु के टुकड़े को गर्म कर दिया जाए। तो अगर कोई टुकड़ा है, ठीक है ना, मान लो धातु का टुकड़ा ये है, और उसको अगर हम नीचे से बर्नर द्वारा बर्नर यहाँ लगा करके और इसको गर्म करना स्टार्ट करें, तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा मिलेगी तो ये इस चार दीवारी के बंधन से मुक्त हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो ये जो विधि कहलाती है, जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉन निकालने की, उसको कहा जाता है तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। यानी ऊष्मा दे करके जब गर्म करते हैं तो ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, तो ये इस पृष्ठ की जो बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे और ये बाहर निकल आएंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है तापानिक उत्सर्जन। ऊष्मा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, उसको तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस धातु के टुकड़े को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। ये इलेक्ट्रॉन है और इसको हम क्या करें, एक वैद्युत क्षेत्र में रख दें, उच्च पोटेंशियल डिफरेंस वाले में। ये पॉजिटिव प्लेट हो गए और ये नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा। बल लगाने के कारण ये इस पृष्ठ से बाहर निकल आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, तो ये कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो तो उसको हम कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके इसी चैप्टर में, इसको डिटेल पढ़ना है कि मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ये, और इस पर जब प्रकाश गिरेगा, जब प्रकाश डाला जाता है, ये प्रकाश डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की, उसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोसेस हैं, केवल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ही संभव नहीं है, आप ऊर्जा देने का प्रोसेस बदलना है। अगर ऊष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसको तापानिक उत्सर्जन कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र लगा करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। फोर्स लगेगा, ये हम लोग जानते हैं ना कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस तरफ होगी यहाँ, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अगर इस तरफ होगी और इलेक्ट्रॉनों पर अगर आवेश E है तो फोर्स कितना लगेगा, बराबर E इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा। और इस फोर्स के कारण जो अट्रैक्शन लग रहा था धनायनों का, उससे ज्यादा जब हो जाएगा ये फोर्स, वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल रखना है, तो उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे धनायनों से और ये बाहर निकल आते हैं। तो ये कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है जब प्रकाश जब गिरता है तो प्रकाश ऊर्जा मिलती है इन इलेक्ट्रॉनों को और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं।
तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो अब हमको इस चैप्टर में जो विशेष तौर से पढ़ना है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और इसकी परिभाषा लिखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं जैसे दहली आवृत्ति क्या होती है, कार्य फलन क्या है, ठीक है ना, और दहली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसकी परिभाषा भी हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ही मतलब है। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं सिंपली, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ऐसा दूसरा भी नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से मतलब है कि ऊर्जा देने का तरीका बदल गया। प्रकाश द्वारा ऊर्जा हम देंगे धातु को। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरे, यानी किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्वांटम सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को जिन्हें फोटान कहते हैं, ठीक है ना। तो फोटान की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी फोटान की ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन गिरेगा, फोटान गिरेगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। तो एक निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो इसमें इस घटना को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गया? ये तो डेफिनेशन इसकी है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की। उसके बाद एक छोटी सी परिभाषा और लिखनी है हम लोगों को, जिसको कहा जाता है दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। ये नहीं लगाए। दहली आवृत्ति या इसको इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति। अभी जैसे हम लोग परिभाषा पढ़े निश्चित आवृत्ति का प्रकाश होगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो जो कम से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो सक्षम होगा वो कहलाती है उस धातु की दहली आवृत्ति, ठीक है ना। दहली आवृत्ति ये कोई फिक्स नहीं है, हमेशा ये धातु पर डिपेंड करती है कि उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी
न्यूनतम ऊर्जा उस धातु के लिए चाहिए, या उस धातु के लिए कितनी न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, तो उस आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहेंगे। तो परिभाषा इसके आगे इस प्रकार से लिखिए, किसी धातु के पृष्ठ, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु से इलेक्ट्रॉन, हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू, ये सिंबल है, इसको याद रखना है, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा लिखी जा सकती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, भाई अगर ये न्यूनतम आवृत्ति है न्यू नॉट, इससे अगर कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, यानी इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी इलेक्ट्रॉन को जो उस धातु के धनायनों के बंधन से मुक्त हो पाए। तो इस कारण से इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश ही, इससे यानी न्यू से या न्यू के बराबर मान हो या न्यू नॉट से बराबर हो या न्यू नॉट से अधिक हो, तभी इलेक्ट्रॉन सहित होंगे। तो न्यूनतम वैल्यू जो होगी उसको हम लोग कहेंगे देहली आवृत्ति। ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर धातु के लिए फिक्स है, ठीक है ना। ये देहली आवृत्ति परिभाषा लिख सकते हैं सिंपली। अगर एक परिभाषा और देहली तरंगदैर्घ्य भी होता है, तो सिंबल्स हम लोग चेंज कर लें थोड़ा सा यहीं पर, तो परिभाषा इसकी जल्दी से लिख जाएगी। रीडिंग लगाएंगे आगे, इसको नोट करने के बाद इसको लिख सकते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य इंग्लिश में इसको कहा जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा में क्या चेंज करेंगे हम लोग, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह, ध्यान देंगे, वह अधिकतम, न्यूनतम लेके वर्ड आएगा अधिकतम, क्योंकि न्यूनतम तरंग आवृत्ति होगी तो उसकी तरंग क्या होगी, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उस धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उस धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जो इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अगर गिरता है तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। जितना इससे ज्यादा कर देंगे तो क्या उसकी ऊर्जा और कम हो जाएगी। लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, और सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू होता है C अपॉन म्यू नॉट। ये तो फार्मूला सिंपली जो तरंगदैर्घ्य
अब एक और परिभाषा लिखिए, जहां पूछ दिया कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन इसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कर लो भाई। वर्क फंक्शन, तो अब वर्क फंक्शन का मतलब जो ऊर्जा दे, जैसे प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, प्रकाश ये गिर रहा है जैसे, तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्रकाश गिरने का मतलब क्या है भाई, तरंग सिद्धांत हमारा फेल हो गया था। तरंग सिद्धांत तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। उसके बाद फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की सहायता से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ये बंडल है ऊर्जा के, और यानी कण आप समझो, जिनको नाम दिया गया था फोटान। और फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। इसका मतलब ऐसी आवृत्ति का फोटान डालो जिसकी ऊर्जा इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अगर आवृत्ति कम कर देंगे तो फोटान की ऊर्जा भी कम हो जाएगी, और फोटान की ऊर्जा कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम मिलेगी, और कम मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। जो कि ऊर्जा दी जाती है तो पूरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च नहीं होती है। ये ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक लाने में वो खर्च हो जाएगी, और दूसरी उसको जो शेष ऊर्जा जो बचती है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और एक उसको गतिज ऊर्जा पर देने में। तो मान लो निकालने में खर्च हो गई, इतनी ऊर्जा कम है तो वो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस कारण से आवृत्ति इतनी होनी चाहिए कि इस फोटान की ऊर्जा इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। उसे कहा जाता है कार्यफलन। यानी ये फोटान की ऊर्जा है, समझ आ रहा है। तो फोटान की ऊर्जा है, यानी कह सकते हैं कि आपतित, परिभाषा लिखिए इसकी इस तरीके से, आपतित प्रकाश के एक फोटान, आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे का सिंबल भी है, इसे W से या कहीं कहीं पर फाई से भी लिखा गया है, प्रदर्शित करते हैं। ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं वर्क फंक्शन की, कि आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन इस बल को क्या होगा, न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी, h न्यू। ये तो फोटान की ऊर्जा होती है, उसको न्यूनतम करना है तो न्यूनतम आवृत्ति लगा दो यहाँ न्यू नॉट। तो FW बराबर h न्यू नॉट, या इसको लिख सकते हैं h, और यहाँ जानते हैं न्यू नॉट इक्वल टू, हम लोग देखा है कि न्यू नॉट इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसको हम लोग c अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, जहां c क्या होता है,
जहां सी निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश आ सकते हैं, फोटॉन की चाल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कार्यफलन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण भी है। और आगे हम लोग जब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निकालेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण उत्पन्न करेंगे और उसकी सहायता से ये प्रूव किया जाएगा कि जो तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया, जो निष्कर्ष निकले थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया और इसी कारण तरंग सिद्धांत फेल माना जाता है। तो कैसे की गई है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो आइंस्टीन ने की है, उसके लिए एक समीकरण निकालेंगे हम लोग और उसके बाद उसकी सहायता से हम लोग व्याख्या करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।